मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग लैडर फ्रिक्शन का प्रॉब्लम देखेंगे। लैडर फ्रिक्शन डिराइव कर चुके हैं। लैडर फ्रिक्शन का बेसिक हम लोग देख चुके हैं कि अगर लैडर फ्रिक्शन का प्रॉब्लम होगा तो उसमें इक्विलिब्रियम का केस लेकर के कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, देखते हैं। एक प्रॉब्लम दी है, उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर। यूनिफॉर्म लैडर है जिसका लेंथ कितना है 2.5 मीटर और वेट 250 न्यूटन इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल। एक स्मूथ वॉल के थ्रू लैडर प्लेस्ड है जिसका लेंथ 2.5 मीटर है और 250 न्यूटन उसका वेट है। और हाइट क्या है? विथ इट्स लोअर इन 1.25 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, लैडर का दो हिस्सा होता है ना, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो लैडर वर्टिकल खड़ा हो सकता है, इक्विलिब्रियम में रह सकता है, नहीं। तो वॉल के थ्रू हम लोग उसको प्लेस कर रहे हैं और बॉटम एंड जो लैडर का है 1.25 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है। और क्या दिया हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड फ्लोर इज 0.3 मीटर। लैडर और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है तो उस कांटेक्ट के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.3 मीटर है। अगर नहीं समझ रहा हो तो 0.3 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यूनिट नहीं होता है तो मीटर या कोई अदर यूनिट इसमें नहीं लगाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो केवल 0.3। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन फ्लोर एंड लैडर। तो फ्लोर और लैडर के बीच में जो कांटेक्ट सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन क्या हुआ, ये हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। एक ही क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि लैडर जो प्लेस्ड है तो स्मूथ वर्टिकल वॉल के थ्रू प्लेस्ड है। जब स्मूथ वर्टिकल वॉल आ गया तो फिर वॉल से फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। जैसे देखिए, इसका डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये कोई वॉल है, ठीक है, और बोल दिया स्मूथ वॉल है, ठीक है, स्मूथ वॉल, और ये मान लेते हैं फ्लोर है, ये फ्लोर है। स्मूथ वॉल मतलब चिकना चीज पे फ्रिक्शन नहीं होता है या बहुत कम होता है। इसी पे एक लैडर प्लेस्ड है। ठीक है, लैडर आपका प्लेस्ड है, कोई एंगल वगैरह नहीं दिया, सीधे मेंशन कर दिया है कि वॉल वर्टिकल वॉल जो है स्मूथ है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है। समझ गए? स्मूथ का मतलब यही होता है कि अगर वॉल स्मूथ कर दिया, ठीक है, और वहां पे कोई डिटेल नहीं दिया है तो यहाँ का फ्रिक्शन सीधे 0 मान लेंगे। क्लियर है? उसी तरह से अगर फ्लोर दे दिया होता कि फ्लोर स्मूथ है, ठीक है, फ्लोर स्मूथ है और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन का कोई डिटेल नहीं रहता तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन 0 मान लेते। मगर यहाँ पे पहले क्या है, फ्लोर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, स्मूथ है क्या है जो, और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे मेंशन कर दिया कि लैडर और फ्लोर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मतलब कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा ही यहाँ पे ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेंशन। और क्या दिया हुआ है गिवन डाटा में? गिवन डाटा में और क्या दिया हुआ है? लैडर का लेंथ दिया हुआ है ना, लैडर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, 2.5 मीटर का इसका लेंथ दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है, एक चीज और दिया हुआ है, देखिए 1.25 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है। तो वॉल से 1.2 मीटर, वॉल यहाँ है तो यहाँ से 1.25 मीटर अवे है, 1.25 मीटर अवे। इस तरह से हम लोग डायग्राम बनाएंगे अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ये बेसिक डायग्राम होगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, याद रखिएगा, ये बेसिक डायग्राम है। ठीक है, इसमें सिंपल क्या है, गिवन डाटा आपको मेंशन की है। इसी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमको क्या है, वॉल, फ्लोर और लैडर मेंशन करके इसमें फोर्सेस कौन सा लग रहा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रफ डायग्राम बनाते हैं, रफ फ्री बॉडी डायग्राम कह सकते हैं इसको, रफली। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, रफली है, एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो देखेंगे पहले यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा और इसके अदर फोर्सेस लैडर पे कहाँ पे आएगा। एक चीज देखिए, 250 न्यूटन वेट दिया हुआ है, तो लैडर का अगर वेट दिया हुआ है तो मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा, मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा लैडर का वेट 250
न्यूटन। क्लियर है? ये लैडर के मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा, ना कि इस डिस्टेंस पे। ध्यान रखिएगा, वेट जो है वेट लैडर के मिड पॉइंट, लैडर का जितना लेंथ रहेगा उसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा? क्योंकि लैडर हम लोग जो है मान रहे यूनिफॉर्म लैडर है, तो कोई भी यूनिफॉर्म चीज है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मिड पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो इसलिए मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा, भले ही ये लैडर किसी तरह से प्लेस हो। ठीक है, कितना भी एंगल के थ्रू प्लेस हो, हम मानेंगे कि अगर वेट है इसका तो मिड पॉइंट पे एक्ट करना। क्लियर है? फोर्सेस देखते हैं और कौन कौन सा लगेगा इसमें। यहाँ पे वॉल के थ्रू नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस ओर पुश करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन वॉल पे लगेगा ना, वाई डायरेक्शन में। और क्या लगेगा? फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, नहीं लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। डाउनवर्ड अगर मूव भी कर रहा है तो उसकी सरफेस स्मूथ मान लिए हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जब लगी जीरो ऑलरेडी है तो उसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं, उसको नहीं मेंशन करेंगे। और देखिए फ्लोर पे, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन एट फ्लोर लगेगा। और क्या चीज मिलेगा? यहाँ पे फ्रिक्शन मेंशन है ना, म्यू म्यू मेंशन है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड फ्लोर 0.3 का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? ये लैडर देखिए यहाँ से अगर फिसलेगा तो इस डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश करेगा, तो इस डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। एफ से डिनोट करना है फ्रिक्शन एट फ्लोर। और ये कितना हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन एट फ्लोर। ठीक है, एनएफ लिख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन फॉर फ्लोर के लिए। आप इक्विलिब्रियम का केस लगाएंगे, जैसे हम लोग डिराइव किए थे तीन को, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और लैडर के केस में क्या लिए थे? समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो वो लगाएंगे तो निकल जाएगा सारा डिटेल हम लोग का, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन फ्लोर एंड लैडर निकल जाएगा। देखिए नाम दे देते हैं, पहले आसान हो जाएगा, ये ए पॉइंट नाम देते हैं इसको, और इसको बी पॉइंट नाम देते हैं, और इसको सी पॉइंट। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी जो बना रहा है लैडर, फ्लोर और वर्टिकल वॉल के थ्रू, ये वर्टिकल वॉल है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा, क्योंकि वर्टिकल हम मान रहे हैं तो कोई एंगल नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। ठीक है, अब हम लोग जैसे डिराइव किए थे हम लोग इक्विलिब्रियम का केस, उसी तरह से इसमें इक्विलिब्रियम का केस लगा देंगे। लगाइए तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस क्या आएगा? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। क्या लेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन 0, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं। वर्टिकल फोर्सेस कौन सा लगा? एक 250 न्यूटन वेट का, और दूसरा क्या लग रहा है यहाँ पे फ्लोर पे नॉर्मल रिएक्शन, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन में है तो NF माइनस क्यों? -250 इक्वल टू 0। क्यों माइनस? वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ये माइनस लेंगे, यहाँ से NF निकल जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन एट फ्लोर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 250 न्यूटन। एक आ गया। और क्या है? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या है? समेशन ऑफ एच इक्वल टू 0। क्या निकालेंगे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में क्या क्या है? पहले तो राइट साइड पॉजिटिव, और देखेंगे क्या क्या है यहाँ पे? F है और NW है। NW पता है? नहीं मालूम है, निकालेंगे। ठीक है, तो F फ्रिक्शन फोर्स एट फ्लोर माइनस क्या है? NW इक्वल टू 0, नॉर्मल रिएक्शन एट वॉल इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? समेशन
एफ एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ को क्या लिख सकते हैं, म्यू एन एफ लिख सकते हैं, म्यू इनटू एन एफ भी लिख सकते हैं। चलो छोड़ दो इसको, इधर ही देते हैं, फ्रिक्शन एफ इक्वल टू एन डब्ल्यू आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स एट फोर्स इक्वेशन 1 मान लेंगे। और क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट निकाल सकते हैं, मोमेंट निकाल सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान दिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, मोमेंट निकालेंगे ना तो ये डिस्टेंस का हम लोग का जरूरत पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब मोमेंट लेंगे तो अगर बी के थ्रू मोमेंट ले रहे हैं तो ये फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा ना मोमेंट के लिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना, फोर्स यहां लगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का हम लोग को जरूरत पड़ेगा, निकल जाएगा। ये डिस्टेंस दिया हुआ, ये डिस्टेंस दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू निकल जाएगा। 2 पॉइंट निकाले तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए तो 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू 1.25 का स्क्वायर प्लस, अगर ये BC ले रहे हैं तो BC का स्क्वायर, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, नहीं आप समझ में आ रहा था लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, नहीं पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, वही तो लगाए हैं, ठीक है। तो BC इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर का रूट है। आज समझ में निकालिए तो कैलकुलेटर से BC कितना आ रहा, BC हमको आ गया है, सॉरी 3.2 मीटर है, 3.5 मीटर यहाँ पे क्वेश्चन में याद करिए, 3.5 मीटर कितना हो जाएगा लेंथ इसका, 3.5 मीटर यहाँ पे आ जाएगा 3. ये मिस्टेक था, क्वेश्चन में गलत ले लिए थे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट मेरा गलत आएगा ना, इसके अनुसार अगर बनाते 2.5 तो कुछ और आंसर बनाता, ठीक है। तो 3.5 मीटर हम लोग लिए हैं, ये लैडर का लेंथ सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है इसको, लैडर का लेंथ 3.5 मीटर है, ठीक है। इसमें भी 3.5 मीटर लेंगे तो 3.5 मीटर लेंगे तो हमको आ जाएगा 3 मीटर ये BC का डिस्टेंस, ठीक है। NF निकाल चुके हैं, FF का निकाल चुके हैं, ठीक है, FF निकाल चुके हैं, मगर इसमें क्या है, NW का वैल्यू हमको पता नहीं है। NW का नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे पता है आपको, नहीं ना पता है, नहीं पता है, तो इससे फ्रिक्शन फोर्स हम लोग को नहीं निकलेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे भी तो किसमें निकलेगा, हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे तो ये NW के रूप में आ जाएगा, NW का फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। NW का फॉर्म में आ जाएगा तो एक बात वैल्यू तो आपको अननोन ही है, अननोन वैल्यू का वैल्यू जब तक आप नहीं निकालिएगा एग्जैक्ट फ्रिक्शन को कैसे पता लगेगा, नहीं पता लगेगा, नहीं पता लगेगा। तो इसलिए हम लोग मोमेंट कंसीडर कर रहे हैं। आप कहिए वैसा सर NS तो यहाँ निकला हुआ था, ठीक है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस से NS को हम निकाल चुके थे, तो NF अगर हम निकाल चुके हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है, आपको फ्रिक्शन फोर्स F एट शोर म्यू इनटू NF लिख सकते हैं, मगर NF का NW पे कोई इफेक्ट आएगा, क्योंकि क्या मान रहे हैं कि इस लैडर को इक्विलिब्रियम पे मान रहे हैं, तो हमको इक्विलिब्रियम का कंडीशन सैटिस्फाइड करेंगे तभी ना ये लैडर स्टेबल रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा। नहीं तो लास्ट पॉइंट देखिए, सो दैट लैडर विल बी इन इक्विलिब्रियम, यहां से निकाल देंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि लैडर इक्विलिब्रियम में रहेगा ही, फ्रिक्शन फोर्स तो हमारा निकल जाएगा, मगर क्योंकि ये एंगल कम रहेगा या हो सकता है इस NF के कारण मोमेंट यहां पे ज्यादा जनरेट हो जाए तो लैडर इस ओर मूव कर जाए, ठीक है, मतलब क्या है, लैडर गिर जाएगा, इसका इस फोर्स के थ्रू अगर मोमेंट हमको ज्यादा हो जाएगा।
तो इसके कारण यहाँ NF का मोमेंट को कंसीडर करने के कारण हम लोग को क्या है, और साथ में लैडर को इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, तो इसलिए इसको भी हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एट वॉल आएगा, जो किसी कारण आएगा, इस वेट के कारण आएगा, तो उसको भी हम लोग को इक्विलिब्रियम में लेके चलेंगे, इसके कारण हम लोग को इसको कंसीडर करना पड़ेगा। और क्या है, मोमेंट हम लोग को लेके साथ में चलना पड़ेगा। लैडर के केस में यही अंतर हो जाता है, ठीक है। बाकी नॉर्मल केस में आप लोग क्या है, मोमेंट लेके नहीं चल रहे थे ना, सिंपल किसी भी एंगल पे थ्रू कोई वस्तु पड़ा हुआ था तो, मगर लैडर के केस में मोमेंट हम लोग को लेना पड़ता है, क्योंकि लैडर मोमेंट जनरेट करता है, ठीक है। लैडर पे भी जो भी वेट या जो फोर्सेस आएगा ना, ये मोमेंट जनरेट करता है, तो वो हम लोग को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इतना तक समझे, क्या क्या किए हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहले तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं, उसका एक रफ डायग्राम बनाए हैं, सब फोर्स को मेंशन किए हैं। ध्यान रखिएगा कि फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, ये रफ डायग्राम है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत कुछ ज्यादा मेंशन नहीं रहता है। फ्री बॉडी डायग्राम में केवल हम लोग को ये, अगर हम लैडर का बना रहे हैं तो केवल लैडर मेंशन करेंगे, और लैडर पे जितना फोर्स और रिएक्शन लेके, जितना फोर्स और रिएक्शन जो फोर्सेस लग रहा है केवल वो मेंशन करेंगे, ठीक है। और अगर पूरा सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तब से साथ में, ठीक है, पूरा सिस्टम का, तो ये रफ डायग्राम एक तरह से मान के चलिए हम लोग प्रॉब्लम के लिए बनाए हैं, और आगे प्रॉब्लम सॉल्व किया क्या है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा करके NF का वैल्यू निकाले हैं, और इक्विलिब्रियम का केस लगा के NF का वैल्यू निकाले हैं, मगर क्योंकि मोमेंट जनरेट करता है लैडर का केस, इसीलिए यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स हम लोग को नहीं मिल रहा है, कितना है, ठीक है। तब हम लोग मोमेंट का केस लगाएंगे। मोमेंट में क्या होता है, समेशन मोमेंट इक्वल टू 0, मतलब किसी भी एक पॉइंट लैडर पे चूज करेंगे और उस पॉइंट के थ्रू हमको मोमेंट 0 आना चाहिए, तभी हमारा लैडर क्या है, आपको स्टेबल रहेगा, खड़ा रहेगा, वो गिरेगा नहीं। अगर मोमेंट 0, समेशन ऑफ मोमेंट 0 नहीं आता है तो लैडर क्या है, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, और वो जो मोमेंट फोर्स के कारण क्रिएट होगा लैडर को वो गिरा देगा, किसी न किसी और वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मोमेंट लेते हैं, इसको मिटा दें क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आ गया ना हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन मिटा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जगह के लिए, फिर हम लोग मोमेंट को भाग लगा देंगे। BC का वैल्यू लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, तो BC इक्वल टू 3 मीटर, और जगह बना लेते हैं थोड़ा सा। मोमेंट ले रहे हैं पॉइंट B के थ्रू, ले सकते हैं कोई भी, A के थ्रू भी ले सकते हैं, B के थ्रू भी, हम B के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। समेशन M इक्वल टू 0 और पॉइंट B के थ्रू क्या क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो भी मोमेंट क्रिएट करेगा वो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का क्या डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या होता है, जो घड़ी के दिशा से उल्टा चलेगा, जो घड़ी की दिशा से, घड़ी इस तरह से चलता है तो उसके उल्टा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ये देखिए NW के कारण यहाँ पे मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लिखने का जरूरत है नहीं है। और कौन कौन सा मोमेंट लगाएगा यहाँ पे, और कौन कौन सा मोमेंट लगाएगा बताइए तो। एक तो NF के कारण लगेगा, और FF के कारण लगेगा मोमेंट। NF के कारण मोमेंट कौन सा रह जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। या देखिए FF ये लैडर है पॉइंट B के थ्रू, इस फोर्स को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं FF को, ये फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो लैडर को किस ओर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने का कोशिश करेगा, यहाँ पे ही मोमेंट लगाते हैं तो इस डायरेक्शन में मूव कराने का कोशिश करेगा, यहाँ पे भी रहेगा तो वही लैडर को क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने का कोशिश कर रहा है। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स को यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज हो रहा है, ट्रांसमिट करके यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का यूज आएगा, बताया था ना, तो इस डिस्टेंस का यूज आ गया। यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स एट फ्लोर इनटू बीसी, बीसी कितना 3 मीटर लगाए थे, फ्रिक्शन फोर्स इनटू बीसी 3 मीटर लगाए थे, आया ना। और क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहा तो पॉजिटिव, फिर एनएफ क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा एनएफ। क्यों माइनस हो जाएगा, ये इस ओर मूव करेगा, ट्रांसमिट करेंगे, तो लैडर क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश करेगा, इसके थ्रू पॉइंट बी के थ्रू। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, बी से कितना, ये डिस्टेंस आ जाएगा 1.25 मीटर। तो NA into 1.25। और कोई फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स लग रहा है ना 250 न्यूटन का, 250 न्यूटन का, 250 वेट के कारण इसका डिस्टेंस अगर इसको एक और ट्रायंगल बनाते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम रेशियो में होगा, सेम रेशियो में होगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो, अगर इसको O मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। कैसे, दोनों एंगल सेम हो जाएगा तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। देखिए ये एंगल दोनों में है, 10 का डेरिवेशन है ये सिमिलर ट्रायंगल का। सिमिलर ट्रायंगल का क्या डेरिवेशन होता है, पढ़े 10th में, सीबीएसई वालों को याद आ रहा होगा, और सीबीएसई के अलावा बिहार बोर्ड वालों को लिए भी याद आ रहा होगा। सिमिलर ट्रायंगल कैसे होता है, जब दो एंगल, तो एंगल और एंगल से सिमिलरिटी बन जाएगा। तो क्या है, ये वाला एंगल आपका सेम, क्योंकि ट्रायंगल ABC और यहाँ है कोई D पॉइंट मानते हैं, तो ट्रायंगल AOD में दोनों एंगल सेम आ रहा है, एक एंगल सेम हो गया, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दोनों एंगल सेम हो गया, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल का, किसी दो ट्रायंगल का, किसी दो ट्रायंगल का, अगर ये कोई ट्रायंगल है और ये कोई ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, तो इसमें अगर ये एंगल या कोई भी दो एंगल, ये एंगल, ठीक है, अगर सेम है, या फिर ये एंगल और इसको मिटा दीजिए और ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल अगर है, तो क्या होता है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि उसका साइड का रेशियो भी सेम होता है, ठीक है। तो इसका ये साइड और ये साइड का रेशियो, ये साइड और ये साइड का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट पे, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, ये इसका मिड पॉइंट है ना, AB का मिड पॉइंट O है, तो इसको दो बराबर भाग में बांटा है इसको। तो उसी तरह से ये AC को ये AD भी बराबर भागों में ये B पॉइंट इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर ये मिड पॉइंट पे है तो ये भी मिड पॉइंट पे आएगा, अगर ये BA का मिड पॉइंट पे वो है तो ये D पॉइंट पे होगा, A और C के मिड पॉइंट पे होगा। तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा हम लोग का, और ये डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 1.25 मीटर का आधा, 1.25 मीटर बाई 2, ठीक है। ये DC कितना हो जाएगा 0.625 मीटर, ठीक है, 0.625 मीटर। तो लिख देंगे 250 into 0.625 मीटर। क्यों, ये एक्ट कर रहा है वेट यहाँ पे, ये यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही वाला आ जाएगा ना, B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.625 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, अभी समझ में आया?
वेट 0.625 मीटर कैसे आया? तो एंगल का सिमिलर प्रॉपर्टी से आया। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट पे नहीं होता वो भी देखिए आएगा। अगर कोई क्वेश्चन कहेगा कि इस वेट के लैडर के वेट के अलावा कोई आदमी अगर चढ़ रहा है तो यहाँ पे आ गया कोई पॉइंट ई पे अगर आया तो यहाँ पे उस आदमी का कुछ वेट होगा। डब्ल्यू में आया था पॉइंट जब डिराइव कर रहे थे तो वेट ऑफ मैन या वेट ऑफ सब्सटेंस तो डब्ल्यू में आया था, तो इसका भी मोमेंट बी के थ्रू निकालना पड़ेगा ना अगर रहेगा क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में तो नहीं है, मगर अगर हम लोग का प्रॉब्लम आ गया तो उसमें रह सकता है। तो अगर ये आएगा तो इसको भी कंसीडर कीजिएगा ना। जब हम इक्विलिब्रियम लेंगे तो ये भी बिल्कुल फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे? ये कोई डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा लैडर पे, ये कोई डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो ये और इसका रेशियो सिमिलरली ये पॉइंट यहाँ पे आएगा उसका रेशियो, उस तरह से करके हम लोग डिराइव करेंगे। अगर प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व करके भी हम बताएंगे। तो 0.625 मीटर आपका यहाँ पे आ गया। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव मोमेंट? ये जो वेट है किस ओर आपको घुमाने का कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज या यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे मूवमेंट देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से कंसीडर करेंगे, देखिए यहाँ से कंसीडर करेंगे, यहाँ पे अगर बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इस फोर्स को यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। डब्ल्यू ऑफ क्या है? लैडर डब्ल्यू को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जब फोर्स लगाएगा तो इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के क्या है? उल्टा है, तो पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यहाँ से देखिए NF निकल जाएगा हम लोग का, यहाँ से भी NF निकल जाएगा, NF का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, दोनों को पुट करेंगे तो निकलेगा, निकालिए तो कितना है? NF इक्वल टू NF 0 पे उधर जाएगा तो NF इंटू 1.25। NF क्या था? NF का वैल्यू आया था 250 आया था ना, लिख सकते हैं आप 250 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो इधर ही है तो 250 इंटू 0.625 प्लस FF फ्रिक्शन फोर्स FF इंटू 3। क्लियर है? आया ना इतना? अब फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? डायरेक्ट निकल जाएगा, यहाँ से और कुछ करना पड़ेगा, प्लस पर डायरेक्ट निकल जाएगा। FF का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा, निकालिए तो FF इक्वल टू क्या हो जाएगा? 250 इंटू 1.5 माइनस 250 इंटू 0.625 और क्या बचा? मल्टीप्लिकेशन में 3 है तो डिवाइडेड बाय 3। कितना है? निकालिए तो कितना आया? मेरा आ रहा है 156.2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स एट फ्लोर। यहाँ पे आ रहा है सब लोग का? आ रहा है ना? ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आया था, चेक करिए तो सही आता है कि नहीं। यहाँ वाला से F इक्वल टू म्यू है, F इक्वल टू म्यू इंटू N। म्यू 0.3 था और कितना था? NF कितना आया था? 250। NF कितना था? 250। कितना वैल्यू आ रहा है इसका? निकालिए तो टू 250 इंटू 0.3 इक्वल टू देखिए 75 फ्रिक्शन फोर्स कितना है?
75 अगर इसका निकालते तो, ठीक है। मगर ये 75 जो फ्रिक्शन आता है आपका, ये 75 जो फ्रिक्शन आता, ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम केस को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। उस केस में क्या, जो वेट लैडर का वेट 250 न्यूटन रहेगा, लैडर का वेट 250 न्यूटन रहेगा, तो क्या आ रहा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स 156 न्यूटन आना चाहिए। मगर डायरेक्टली अगर यहीं से आप लोग निकाल देते 250 न्यूटन, तो क्या था फ्रिक्शन फोर्स केवल हमारा 75 न्यूटन ही आ रहा है, ठीक है। उस केस में क्या होता कि जैसे ही इस पे कोई वजन डालते लैडर गिर जाता, ठीक है। जैसे ही इस पे कोई वजन डालते लैडर आपका गिर जाता, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है 250 न्यूटन के लिए ही है, ठीक है। मगर इक्विलिब्रियम का केस अगर हम इसको यहाँ का लेके चल रहे हैं तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा आ रहा है। इसके केस में, इसके केस में तो क्या हो जाएगा, अगर फ्लोर पे जो फ्रिक्शन है, फ्लोर पे जो फ्रिक्शन है 75 न्यूटन आ रहा है, किस वेट के कारण, लैडर के वेट के कारण, तब तक तो लैडर आपका स्टेबल रहेगा, ठीक है। मगर जैसे ही इस पे कोई एक्स्ट्रा वजन हम डालेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा वजन डालेंगे तो लैडर हमारा क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि इस 250 न्यूटन से जरा सा भी वजन ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स 75 न्यूटन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और ओवरकम करके लैडर स्लाइड कर जाएगा। जबकि अगर हम ये इक्विलिब्रियम का केस में इसको भी कंसीडर किए हैं मोमेंट टू बी के थ्रू एट का थ्रू को, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा 156.2 न्यूटन आ रहा है। तो लैडर हमारा स्टेबल है, लैडर हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है, प्रूव कर रहा है। कैसे प्रूव कर रहा है, आप देखिए इक्विलिब्रियम का केस लेकर के चले, हमारा फ्रिक्शन फोर्स इतना आ रहा है, बिना इक्विलिब्रियम का केस लिए सिंपल फ्रिक्शन का F = μn निकाल दिए तो क्या आपका इतना, ठीक है। तो इसलिए ये प्रूफ होता है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रिवाइज करके देखिए, सो दैट लैडर इज इन इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम का सारा केस हम मोमेंट भी लेके चल रहे हैं तो क्या है, इतना रहा है। अगर इक्विलिब्रियम का एक केस हम छोड़ रहे थे, मोमेंट जनरेट हो जाता ना, फ्रिक्शन फोर्स कम होकर के मोमेंट जनरेट होकर के स्लाइड कर जाता ना, ठीक है। तो हमारा इससे ये भी प्रूफ हो गया कि लैडर हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि सर यहाँ पे तो F = μn हम लोग पढ़े थे, ठीक है, और यहाँ पे NF हमको पता ही चल गया, केवल किससे, वर्टिकल का केस ही लगा, इक्विलिब्रियम का एक ही केस है तो NF का पता चल गया, तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम का केस लगा ना, केवल इस डायरेक्शन में वो स्टेबल हुआ ना, ठीक है। मगर लैडर मोमेंट भी तो जनरेट करता है, लैडर क्या है आपका पड़ा हुआ, एक तो मेंशन कर दिया कि यहाँ पे वॉल स्मूथ है, यहाँ स्लाइड करने का कोशिश करेगा वो, यहाँ पे भी अगर कोई फ्रिक्शन होता तो वो कुछ रोकता नहीं इसको स्लाइड होने से नीचे की ओर, मगर यहाँ पे लैडर क्या कर दिया, आपको मेंशन कर दिया कि स्मूथ वाला है। उसके अलावा आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन कंसीडर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, आप इक्विलिब्रियम कंसीडर नहीं किए, मूवमेंट के कारण जो इक्विलिब्रियम होता है वो आप कंसीडर नहीं किए, ठीक है। तो इस फोर्स की केवल NF से निकाल दीजिएगा, तो ये तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका फ्रिक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका इक्विलिब्रियम का केस हुआ केवल वही फॉलो हुआ ना, बाकी डायरेक्शन में तो आपको बड़ी इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है, ना हॉरिजॉन्टल में ना मोमेंट में, ये तो मूव कर जाएगा। मूव कर जाने का क्या मतलब, अनबैलेंस हो जाएगा फोर्स के कारण और लैडर गिर जाएगा, फिसल जाएगा, या तो इस तरह से स्लाइड करके फिसल जाए, या फिर ज्यादा मूवमेंट हुआ तो यहाँ से क्या है, यहाँ से लैडर इसको मूव कर जाए, ठीक है। तो ये हम लोग को जब भी लैडर का केस सॉल्व करेंगे तो मोमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे, तभी सही आंसर आएगा। केवल यहाँ से आप लोग निकाल दीजिएगा F = μ × वाला फॉर्मूला से तो आपका सही नहीं आएगा, हमेशा गलत आएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि लैडर का जब भी केस हो हम लोग इक्विलिब्रियम का सारा केस फॉलो करेंगे, ठीक है। और अदर केसेस में आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो केस फॉलो करने से भी आपको आंसर आ जाता है सही, ठीक है ना। दो केस उसमें मोमेंट, क्योंकि वो सब दोनों केस में मोमेंट का जनरेशन नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत मिनिमल होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, क्लियर है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही, अगला क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे।
ठीक है, फ्रिक्शन आपका ऑल ओवर हो गया है। फ्रिक्शन में मेरे हिसाब से तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन आपका ऑल ओवर है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो रिवाइज कीजिए फिर से, थोड़ा बुक वगैरह भी भेजे हैं तो बुक वगैरह का भी थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत है तो इक्विलिब्रियम का केस फॉलो कीजिए और वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।